Hello. Today we are going to talk about how to revise physics in one day. How to revise physics in 1 second. So let's start. The branch of physics, उसमें से एक ब्रांच है थर्मोडायनेमिक, जिसे ही हम आज रिवाइज करने वाले हैं इन 1 सेकेंड. ओके देन शुरू करते हैं. थर्मोडायनेमिक क्या होती है? द थर्मोडायनेमिक इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट. ध्यान से सुनना. हीट, टेम्परेचर एंड देयर रिलेशन टू एनर्जी एंड वर्क. क्या नाम बोला? हीट, टेम्परेचर, एनर्जी एंड वर्क. It is concerned with the law governing the exchange of heat and the transformation of energy from one form to another form. तो देखिए यहाँ पे अपन समझते हैं, जैसे कि अपन ने यहाँ पे एक कंटेनर लिया, कंटेनर में गैस भरी हुई है यहाँ पे. क्या हो गया? गैस भरी हुई है ये, ठीक है. यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है. क्या हो गया? पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है. यहाँ पे अब गैस में अपन यहाँ से नीचे से हीट दे रहे हैं, आग निकल रही है, हीट दे रहे हैं. हीट से क्या होगा? इस गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर जो होगा वो इंक्रीज होगा. यहाँ से टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा. इसका क्या हो गया यार? एक मिनट, लेट मी. ठीक है, यहाँ पे एक बीकर लिया है और यहाँ पे अपन ने पिस्टन लगाया है, नीचे से हीट दी है. अब यहाँ से हीट देंगे तो गैस का टेम्परेचर यहाँ पे है. अरे भाई हट जा. यहाँ पे गैस फिल की हुई है ना. अब हम इस गैस को हीट मिल रही है तो टेम्परेचर यहाँ इस गैस का इंक्रीज करेगा. अब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, गैस के जो है पार्टिकल उसमें मूवमेंट हुआ तो ये पिस्टन ऊपर जाएगा. पिस्टन ऊपर गया, पिस्टन नीचे भी आ सकता है. पिस्टन ऊपर गया फिलहाल, तो अब ऊपर गया तो कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है यहाँ पे. तो वर्क के बारे में डिस्कशन करेंगे यहाँ पे. तो हम थर्मोडायनेमिक में एक तो हीट, टेम्परेचर, वर्क और एनर्जी. वर्क किया है तो एनर्जी भी ऑब्वियसली लगेगी. तो एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है. तो ये हो गया अपन का थर्मोडायनेमिक. अब हम यहाँ पे केवल वो थ्योरी डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में आने वाली है या पूछी जाती है क्वेश्चन. उस पर अधिकतर मोस्टली पीवाईक्यू आए हुए हैं, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. थर्मोडायनेमिक इजी. फिजिक्स पढ़ना इतना आसान नहीं है, बट इतना मुश्किल भी नहीं है. रोजाना रिवाइज करो तो ये इजी पीजी होने लगती है, ठीक है. सिस्टम, सराउंडिंग, इनके बारे में हम नॉर्मल सी अभी पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं. जैसे ओपन सिस्टम है ये, इसमें मास भी एक्सचेंज हो सकता है, एनर्जी भी एक्सचेंज हो सकती है, हीट भी एक्सचेंज हो सकती है. क्लोज सिस्टम है, इसमें मास चेंज नहीं होगा, हीट ट्रांसफर हो सकती है. एडियाबेटिक होगा, एडियाबेटिक थर्मस फ्लास्क देखा है, उसमें ना तो हीट ट्रांसफर होती है नहीं मास ट्रांसफर होता है, ठीक है. तो ये अपन ने थोड़े सी इसके बारे में देख लिया. अब जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होता है? जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ऑप्शन में आ सकता है, जैसे कि ए और बी जो है वो है एक दूसरे में थर्मल इक्विलिब्रियम में है. ए एंड बी आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ए थर्ड सिस्टम सी से. तो जो ए और बी जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा और बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा. तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ठीक है. दे आर इन थर्मल कॉन्टैक्ट. ओके. वर्क डन क्या होता है? वर्क डन जो होता है देख लेते हैं. वर्क डन का सिंपल सा फॉर्मूला, इस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं. वर्क पी डेल्टा वी. यहाँ पे पी वी, जो यहाँ पे एक पीवी ग्राफ, वर्क में जो पीवी ग्राफ होता है वो इसका एरिया बताता है, वर्क का एरिया बताता है. जैसे कि यहाँ पे अपन को यहाँ पीवी ग्राफ है ना, यहाँ पे एक ये ग्राफ लिया अपन ने, ये ग्राफ लिया पीवी, ये पीवी, ठीक है. यहाँ पे अपन को एक ग्राफ ये दे रखा है और एक ग्राफ ये दे रखा है, ठीक है. तो पीवी ग्राफ क्या बताता है? वर्क का एरिया बताता है. तो ये फर्स्ट ग्राफ है, ये सेकंड ग्राफ है. यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे एरिया कंपेरेटिवली कम है. तो जो वर्क होगा वो किसका ज़्यादा होगा? फर्स्ट ग्राफ का, ठीक है. ये भी डन कर लिया अपन ने. अब क्या? इंटरनल एनर्जी देखो क्या होती है. इंटरनल एनर्जी इज द टोटल एनर्जी. जितनी भी एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं. जितनी भी एनर्जीज हैं वो इंटरनल एनर्जी, टोटल एनर्जी कंटेंट विद एन सिस्टम. ओके. यहाँ पे टोटल एनर्जी का ऐड कर देंगे, है ना. यू जो है इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा तो इंटरनल एनर्जी भी घटेगी. इसका एक फॉर्मूला है 1 मॉलिक्यूल के लिए. ड्यू टू 1 मॉलिक्यूल के लिए 2 फॉर्मूले हैं इसके. 1/2 के बी थी और दूसरा फॉर्मूला है फॉर n मॉलिक्यूल. ये याद रखना है आपको. n मॉलिक्यूल के लिए फॉर्मूला है F/2. के का जो वैल्यू है उसका अपन R/Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर है जिसका नंबर का वैल्यू कितना होता है? 6.602 × 10⁻23, ठीक है ना. n मॉलिक्यूल के लिए लिखेंगे तो इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे इसको n से कर देंगे. Fr/2 को क्या लिखते हैं? Fr/2 को अपन लिखते हैं. Fr/2 को क्या लिखते हैं अपन? डिग्री ऑफ फ्रीडम. Fr/2 CV की वैल्यू होती है वैसे तो ना. देखती हूँ मैं भी. Fr/2 नफरत. इसका फॉर्मूला एक याद रखो, नफरत. Fr/2 R/A को Na को अपन के भी लिख सकते हैं, जिसे बोलते हैं के बी इक्वल टू वोल्टजमान कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1.38 × 10⁻33. और Fr/2 को अपन लिख सकते हैं CV की वैल्यू होती है, मैं बता रही थी सच, यही बताया था. कंफ्यूज आ जाती हूँ मैं फिजिक्स में. ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा. कंफ्यूज आना बंद. क्या है इतना फिजिक्स से डरना?
ट्राई करना, ट्राई, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात करते हैं। इसका यू इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला है एन मॉलिक्यूल के लिए वो याद रखना, NFRT अपॉन 2 फॉर एन मॉलिक्यूल, फॉर एन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, ठीक है। नफरत, नफरत याद रखना, नफरत बाई 2। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ेंगे फॉर मोनो एटॉमिक के लिए। देखो कोई भी पार्टिकल है वो तो या तो वो ट्रांसलेशन मोशन करता है, रोटेशनल या फिर वाइब्रेशनल। जो मोनो एटॉमिक है वो सिर्फ ट्रांसलेशन, अपनी ही जगह पे मोशन, मतलब ऊपर नीचे होते रहेंगे, इधर उधर होते रहेंगे, बट रोटेट कर सकते हैं क्या? रोटेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो क्या होगी? डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? 3 ट्रांसलेशन, 3 ऊपर नीचे किसी भी दिशा में हो सकती है मूवमेंट इनकी। तो 3 रोटेशनल प्लस 0 रोटेशन प्लस 0 वाइब्रेशन। ओके, 4 डायटोमिक, 4 डायटोमिक, 4 डायटोमिक नंबर होता तो अच्छा होता है यहाँ पे। 4 डायटोमिक के लिए डायटोमिक जो होती है उसमें 2 रोटेशन होते हैं, 3 ट्रांसलेशन तो होंगे ही होंगे, 2 रोटेशन, ओके, प्लस 0 वाइब्रेशन। ओके, फिर 3 3 3 ट्राइटोमिक के लिए बात करेंगे, ट्राइटोमिक के लिए बात करेंगे। यहाँ पे भी अगर हम वाइब्रेशन नहीं जोड़ें, तो यहाँ पर भी 3 रोटेशन प्लस 2, 3 ट्रांसलेशन प्लस 2 रोटेशन, ओके, ठीक है। फिर जैसे एग्जांपल मोनोएटॉमिक के हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया है ना, आर्गन हो गया, नियॉन हो गया। डायटोमिक में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, N2O2 H2। ट्राइटोमिक में CO2, ठीक है। ओके ओके, वाइब्रेशन जो मोशन देखें तो डायटोमिक में प्लस 2 ऐड कर देंगे, 2 वाइब्रेशन मोशन ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? 3 ट्रांसलेशन, 2 रोटेशन प्लस 2 वाइब्रेशन, कितने हो गए? 3 5 7 7 हो गए, 7 हो गए, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम अपन ने बता दिया। अपन को सीवी की वैल्यू होती है, सीवी की वैल्यू होती है FR/2, जैसा कि मैंने बताया सीवी की वैल्यू FR/2। अपन सीवी निकाल सकते हैं मोनोएटॉमिक के लिए। एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान क्या था? 3R/2। ओके, अब यहाँ पे अपन सीवी निकालेंगे, सीवी, ये फॉर्मूला याद रखना सीवी का। और सीवी कैसे निकालेंगे? सीवी का फॉर्मूला क्या होता है? CV प्लस आर, सीवी प्लस आर, सीवी प्लस आर। सीवी कितना था? सीवी कितना था? 3R/2 प्लस आर, ये आ जाएगा अपन पास 5R/2, ठीक है। इसमें गामा गामा गामा। फिर एक वैल्यू पूछते हैं गामा की। गामा इक्वल टू क्या होता है? CP/CV, CP/CV, CP/CV। CP कितना आया था? 5R/2 अपॉन CV कितना आया था? 3R/2। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 5/3 आ जाएगा, R से R कैंसिल, 5/3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके ओके, दैट्स फाइन। डिग्री ऑफ फ्रीडम याद रखना है। मोनोएटॉमिक की 3, डायटोमिक की 5 एंड ट्राइटोमिक की भी 5 ही होती है। सीवी का फॉर्मूला है FR/2, 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 FR/2। इनको लिख के प्रैक्टिस करो, ठीक है। सीपी की वैल्यू हो जाएगी, सीपी की वैल्यू होगी CV प्लस आर, आर ऐड कर देना है सीवी में, ठीक है। FR/2 में आर ऐड कर देना, सीपी की वैल्यू हो जाएगी। और तीसरा है गामा, गामा की वैल्यू आएगी CP अपॉन CV, CP अपॉन CV। तीनों फॉर्मूले याद रखना है, ओके, ठीक है। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। बाकी तो अपन समझ ही लेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक FL, मैंने तो इसे याद रखता था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फ्लैट बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन पे होता है। du टेम्परेचर पर डिपेंड करती है इसकी, ठीक है। dW बाई अगर गैस के द्वारा कार्य किया जाएगा, द वर्क डन बाय द गैस, तो जो वर्क होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। एंड जब गैस पे कार्य किया जाएगा, हम कार्य कर रहे हैं, हम जैसे साइकिल का वो देखा है, साइकिल में हवा भरने का पंप आता है, अपन भर रहे हैं उसमें हवा, तो हम कार्य कर रहे हैं गैस के ऊपर, तो जो वर्क डन आएगा वो नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे वर्क डन आ जाएगा वो पॉजिटिव आ जाएगा जब गैस के द्वारा कार्य किया जाएगा। अब जैसे टायर में से हवा निकली है, तो गैस के द्वारा कार्य हुआ, ऐसे ही समझने के लिए। अब हम कार्य कर रहे हैं तो नेगेटिव आएगा, हमें जोर लग रहा है, तो ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब जो आ जाएंगे वो लोज आ जाएंगे, लो आ जाएंगे। 3 लो बताती हूँ मैं सिंपल से आपको, 3 लो बताते हैं सिंपल से आपको। एक होता है बॉयल्स लो होता है। एक होता है कौन सा? चार्ल्स लो। एक होता है गैलुसेक लो, ओके। इसमें जो है टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टुन टुन टुन। इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इसमें होता है चार्ल्स लो में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, इसमें होता है नहीं चार्ल्स लो में प्रेशर कांस्टेंट होता है, गैलिस लो में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इम्प्रोपोर्शनल, ठीक है, इम्प्रोपोर्शनल। और जब प्रेशर कांस्टेंट हुआ तो टेम्परेचर और भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये याद रखना है, बाकी सारे ग्राफ इनसे बन जाएंगे अपने। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट है, देखो अपन पीवी के मध्य ग्राफ बनाते हैं, पीवी जैसे पीवी हो गया टेम्परेचर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो ऐसा ग्राफ होगा इसका, ठीक है। अब यहाँ से ऐसा दिया हुआ है ग्राफ, 3 ग्राफ दिए हुए हैं अपने को, है ना। तो टेम्परेचर जो है वो किसका ज़्यादा होगा भैया? टेम्परेचर किसका ज़्यादा होगा? जिसका ग्राफ यहाँ पे है, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है। ग्राफ सही दे रखा है, टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम, तो और एरिया से भी देख सकते हैं, एरिया यहाँ पे सबसे कम है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एरिया है ना, तो T1 ज़्यादा होगा, फिर T2 एंड T3, ठीक है। फिर ग्राफ में ऐसे ही है, पीवी ग्राफ है, एक और आ जाएगा पीवी में टेम्परेचर, जैसे पीटी ग्राफ पूछ लिया,
टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये ऐसा ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से पी ग्राफ में पूछ लिया, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ऐसा आ जाएगा ग्राफ, ठीक है। वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। ओके, देन सब वॉल्यूम जो है बता दिया है अपन ने। एक ग्राफ देखो यहाँ पे, एक ग्राफ बताती हूँ मैं आपको, पीवी ग्राफ, एक पीवी ग्राफ आ जाए। यहाँ से स्ट्रेट लाइन दे रखा है V3 V1 V2 V3, देख लीजिए यहाँ पे टेम्परेचर जो है यहाँ से T1 है, एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। टेम्परेचर कांस्टेंट कर लिया अपन ने, टेम्परेचर कांस्टेंट कर लिया। ओके, टेम्परेचर कांस्टेंट करते ही टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो V और जो यहाँ V और क्या टेम्परेचर V और P जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो V3 जो आएगा वो सबसे ज़्यादा होगा, फिर V2 एंड V1। ओके, देन फिर वापस मच्छर काट रहे हैं। एक फॉर्मूला देखो यहाँ पे एरिया का वर्क के द्वारा वर्क का आ जाता है। यहाँ पे एक W इज इक्वल टू डेल्टा P डेल्टा V का याद रखना, P V2 माइनस V1। ओके, याद रखना है। फिर एक फ्रैक्शन ऑफ हीट, ये सब इम्पोर्टेंट बताएंगे आपको बाद में, और बता दिया है मैंने। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस का ध्यान रख लेना। W इज इक्वल टू होता है 2.303 NRT log V2 अपॉन V1 की बेस 10। ये सब फॉर्मूला है, एक बार देख ही लेना अपने से, जैसे जैसे मैं सीक्वेंस में पढ़ा रही हूँ वैसे वैसे आप इसका पूरा बना लेना, है ना। और एडियाबेटिक में आ जाएगा, एडियाबेटिक प्रोसेस में जो है वो PV अरे भाई हाँ, PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। डायरेक्ट पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, PYQ में भी है क्वेश्चन। ओके, फिर आता है अपने पास दो ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अपन को, दो ग्राफ, कंप्रेशन और एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का देखेंगे, एक्सपेंशन का ग्राफ देखेंगे तो यहाँ से पीवी ग्राफ आता है और देता है क्वेश्चन में भी। जैसे ये आइसोबारिक, ठीक है, ये है आइसोबारिक में वर्क डन आइसोथर्मल का ऐसा ग्राफ प्राप्त होता है, और जो आइडियाबेटिक का वो थोड़ा बिगड़ा हुआ थोड़ा नीचे ना। और यहाँ पे है आइसोकोरिक का है, यो है इसको आयतन कांस्टेंट है यार, इसका आयतन है यहाँ पे W1 दे रखा है, यहाँ का W2 दे रखा है, यहाँ W3 दे रखा है, यहाँ W4 दे रखा है। आइसोकोरिक में देखो, आइसोकोरिक में हमने पढ़ा है W इक्वल टू P डेल्टा V। आइसोकोरिक में जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो सब जीरो हो गया, वर्क डन इसका जीरो हो गया, तो आइसोकोरिक को तो गिनो ही मत। तो यहाँ पे जो है वर्क डन जो होगा, आइसोबारिक एरिया ज़्यादा है ना W1 का, ठीक है ना, एरिया से पता लगा लेंगे अपन, W1 ज़्यादा है, W2 फिर W3, ठीक है। ऐसे एक्सपेंशन का ये ग्राफ तो याद ही रखना, ये ग्राफ देख के ही जाना है। फिर आते हैं अपन दूसरे ग्राफ पे, दूसरा ग्राफ जो है वो है एक्सपेंशन का पढ़ा है ना, कंप्रेशन का पढ़ते हैं, कंप्रेशन का पढ़ते हैं। कंप्रेशन का जो ग्राफ देगा वो एग्जामिनर, उसमें ये आइसोकोरिक यहाँ पे है, जस्ट इसके उल्टा बन जाएगा, आइसोबारिक है। ये आइसोथर्मल में ऐसा ग्राफ है, और ये जो एडियाबेटिक में है थोड़ा सा इसके थोड़ा सा बिगड़ा हुआ होता है, ये आइसोथर्मल से है ना। W1 दे रखा है, W2 W3 W4, ठीक है। W4 कंप्रेशन हुआ तो जो है एरिया W4 ज़्यादा होगा भैया, आइसोबारिक है, कंप्रेशन हुआ है, कंप्रेशन में जो वर्क होता है वो ज़्यादा होता है। गलत बोल दिया ना भैया, एरिया से देखना है अपन को, एरिया देखना है। अब एरिया जो है एडियाबेटिक का ज़्यादा हो गया, यहाँ पे एडियाबेटिक का ये ज़्यादा हो गया है, और फिर ये आइसोकोरिक है और ये आइसोबारिक सबसे कम है, तो यहाँ पे आ जाएगा W2 ज़्यादा है। आइसोकोरिक तो जीरो हो गया ना, P डेल्टा V से भी कांस्टेंट है, यहाँ पे भी जीरो हो गया, वर्क जीरो हो गया इसका, फिर W2 ज़्यादा है, फिर W3, फिर देन W4 सबसे कम है, ठीक है। ओके, ये अपन ने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। यहाँ पे एक अपन को ग्राफ कन्वर्जन का क्वेश्चन आना चाहिए, ग्राफ कन्वर्जन का जैसे अपन को यहाँ पे दे रखा है, एक ग्राफ दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है A B C D, पीवी के मध्य ग्राफ दे रखा है P एंड B। ग्राफ कन्वर्जन आना चाहिए अपन को। देखो एरो लगा रखा है यहाँ पे, ऐसे करके जैसे A और B देखते हैं, A और B में अपन को प्रेशर कांस्टेंट दे रखा है, यहाँ पे पूछा है अपन को PT ग्राफ पूछा है, ठीक है, PT ग्राफ पूछा है अपन से। तो अपन देखते हैं, अपन नोटिस करते हैं जो A और B ग्राफ है, ये A और B ग्राफ है, उसमें प्रेशर कांस्टेंट दे रखा है। देखो प्रेशर कांस्टेंट है, और वॉल्यूम जो है वॉल्यूम लगातार घट रहा है, और प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम घट रहा है और प्रेशर कांस्टेंट है भैया, प्रेशर कांस्टेंट है। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट लिख दिया, टेम्परेचर, अब जो प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम घट रहा है तो टेम्परेचर भी घटेगा, टेम्परेचर घट रहा है, देखो यहाँ पे ये सब ग्राफ आ गया, A और B, है ना। अब B और C में देखेंगे, B और C में क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, और प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है ना, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर यहाँ पे भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे B और C का ये ग्राफ आ गया। COD में देखो, COD में वापस से प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। ओके, और फिर देखो यहाँ पे D और A में क्या हो रहा है, प्रेशर जो है वॉल्यूम कांस्टेंट है, और प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इसका ग्राफ आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, ऐसा ही स्ट्रेट लाइन आता है ना। तो अपन को ऐसे ग्राफ जो है वो कन्वर्जन आना चाहिए, इस टाइप का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस थोड़ा सा और है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एक ग्राफ आता है, इसे बता देती हूँ रफली, है ना, जिसमें आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये आइडियल गैस है, आइडियल गैस है, ठीक है। यहाँ पे एक ये कर्व दे रखा है, ये दे रखा है, टेम्परेचर लिखा होगा T1,
T1, T2 एंड T3। तो याद रखना टेम्परेचर 1 / डेप्थ ऑफ कर्व। डेप्थ ऑफ कर्व जितना ग्राफ का कर्व डेप्थ में जाएगा उतना कम टेम्परेचर होगा, तो T3 सबसे कम होगा। ओके गाइस, ओके। एंड देन एक और ग्राफ है। यहाँ पे जो है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आ जाता है एक। यहाँ पे ऐसा ग्राफ दे रखा है, यहाँ पे ये ऐसा ग्राफ है। अब जैसे जैसे इसकी ग्राफ की जो है ये फ्लैट होती जाएगी, जैसे अबे यार ऐसे ये ग्राफ दे रखा है, जैसे जैसे ये फ्लैट होता जाएगा वैसे जितनी इसकी फ्लैटनेस है इसकी, वो जिसका फ्लैटनेस जो है फ्लैटनेस आई मैं मेरे तरीके से बता रही हूँ, फ्लैटनेस जो होगा टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा फ्लैट होगा। और जैसे यहाँ पे जो वेलोसिटी है होती है VRMS, V एवरेज और V मोस्ट प्रोबेबली, जिसकी वैल्यू याद रख लेना है, वैल्यू याद रखना है आपको, वैल्यू। यहाँ पे देखो V जो VRMS है वो होता है √3 kT/m। V एवरेज जो होता है वो होता है √8 RT/m। और V मोस्ट प्रोबेबली जो होता है वो होता है √2 RT/m। ओके, ये देखें ना। एंड देन ये आता है आपका रिवीजन कंप्लीट। यहाँ पे एक थ्योरी देख लेते हैं अपन। थ्योरी वैसे काम की नहीं है, ठीक है ना। और ठीक है, ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज एंड थर्मोडायनेमिक, KTG एंड थर्मोडायनेमिक। ओके, लेट्स बाय, गुड नाइट। जो भी आपके यहाँ है, गुड नाइट।